नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था। आपका एक सवाल यहां से आएगा, कोई भी पेपर है, आपका ग्रुप डी का पेपर है, बीपीएससी में चले जाएं, आपने अभी देखा जेपीएससी में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से भी सवाल बने, तो हमें क्या इससे समझ में आता है। और अभी जब आप पहले की भी पेपर जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि जो भी कमीशन है आपका, और रेलवे में खासकर एनटीपीसी के अगर पेपर है सीबीटी 2 का, तो आपको पता है कि कितने सवाल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बने हुए थे। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए मेन फोकस जो आयोग का होगा यहाँ पे, आपका कितना कमांड है फैक्ट के ऊपर। प्री में मेनली आपका फैक्ट को ही चेक किया जाता है, आपके कंसेप्ट बहुत ही कम चेक किए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं कंसेप्चुअल भी, आपने थोड़ा सा प्रीवियस ईयर को देखा होगा तब, क्योंकि आपको 1 2 3 सब्जेक्ट पढ़ने नहीं होते, काफ़ी चीज़ें पढ़नी होती है। तो मेन हम यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि आफ्टर दिस वीडियो, ठीक है, आपका एक सवाल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट है। कोई भी पेपर है, बिहार दरोगा का है, जेपीएससी, बीपीएससी, आपका रेलवे, खैर ये तो पूछेगा ही पूछेगा। लेकिन हाँ, जिनके पास टाइम कम है, जो चाहते हैं एकदम टू दी पॉइंट फैक्चुअल डाटा पे हम आ जाए, जहाँ से आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, तो उनको जो है 20 मिनट का वीडियो स्किप कर लेना चाहिए यहाँ से और वहाँ पे चले आना चाहिए। बाकी अगर जो चाहते हैं कि बेस को समझते हुए ये संस्थाएं क्यों बनाई, इनकी संस्थाओं की क्यों उपज रखी गई, क्यों बनाया गया, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन क्या थी, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, उसको मैं एक बेस बना दूंगा ताकि आपको चीज़ें बहुत दिन तक चीज़ें याद रहेगी। और बाकी जो हेडक्वार्टर कहाँ है, उसकी इस्टेब्लिशमेंट और जो भी वहाँ पे देश उसके सदस्य है, वो सारी चीज़ें तो मैंने 20 मिनट के बाद आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, और वो मैं पूरा ट्रिक के माध्यम से याद भी करा दिया। तो एकदम कन्फ्यूज़न आपको रखना नहीं है, आराम से पूरा वीडियो देखिए मज़े के साथ, और इस वीडियो के बाद आपको सारी चीज़ें याद भी हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले कि अगर आपने आर्ट एंड कल्चर का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देखिए, मैराथन मास्टर वीडियो मैंने बनाया था, 2 घंटे की ऊपर की वो वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। स्टैटिक जीके के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, देखिएगा। आपने जेपीएससी में अगर फॉलो किया है तो वहाँ पे 3 सवाल आर्ट एंड कल्चर से निकले हैं, वीडियो से बने हुए थे। ठीक है मेरे भाई, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना है और अपने दोस्तों मित्रों तक इस वीडियो को शेयर भी करना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम 6 मुद्दे, 7 मुद्दे, 8 मुद्दे की बात करने वाले हैं, जो हम बेस बनाने के लिए हम इसको यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझना चाहेंगे कुछ देशों की लोकेशन को, क्योंकि जब हम बात कर रहे होंगे कि इसकी हेडक्वार्टर जिनेवा है, और जब हम बात कर रहे होंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार की, सेकेंड वर्ल्ड वार में रूस की बात कर रहे हैं, जर्मनी की बात करेंगे, इटली की बात करेंगे, तो आपके माइंड में एक मैप चल रही होनी चाहिए कि फ्रांस जर्मनी कहाँ है, दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, कितनी नेबरिंग कंट्री है। ये चीज़ें आपको एक बार मैप में चलने से चीज़ें काफ़ी आसान होती है। ठीक है, सेकेंड हमारा जो मेन मुद्दा होगा फर्स्ट वर्ल्ड वार को लेके। देखिए, बहुत डिटेल नहीं चलेंगे, बड़े डिटेल में नहीं जा करके, बिल्कुल चीज़ों को एकदम क्रिप्स में लेकर के समझने की कोशिश करेंगे। बेस मेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हमें बनाना है। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार में चले आएंगे। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार में आएंगे, उसके कंसेप्ट को देखते हुए देशों की क्या, जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होती है तो क्यों जो है आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना या उसकी उपज क्यों रखी जाती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले भी आपकी एक संघ थी, वो थी राष्ट्र संघ, और इस राष्ट्र संघ के आगे ही संयुक्त लगा दिया जाता है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएनओ बन के आता है, जिसके टोटल 6 अंग है, 6 अंग से आपके क्वेश्चन बनते हैं, उन 6 अंग को भी हम देखना चाहेंगे। फिर हम बात करेंगे जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो बने हैं, इन्होंने जो कई सारी संस्थाएं बनाई हैं, जैसे कि सामाजिक स्थिति के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, विश्व स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए कई सारी संस्थाएं का इन्होंने एक संगठन बनाया था। तो वो सारी संस्थाएं देखेंगे और उनकी जो भी बातें हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि इसके बाद कई सारे देश भी आकर के अपने एक ग्रुप में आकर के कुछ संगठन का निर्माण करने लगे, और यही जो आप देखेंगे देशों के संगठन अब जो है काफ़ी ज़्यादा, देशों के संगठन काफ़ी ज़्यादा प्रभावशील हो गए हैं। और आने वाला जो समय है या फिर भविष्य में बात कर ले तो यही देशों के संगठन जो है काफ़ी मजबूत आपको दिखाई पड़ेंगे, और इसकी जो इम्पोर्टेंस या इनका जो इफेक्ट होगा, ठीक है, ये काफ़ी कम होते चला जाएगा। और फिर हम बात करेंगे जो है मेन मुद्दा फैक्ट पे, पूरा का पूरा डिपेंडेंट होगा क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन यहाँ से। और फिर करंट अफेयर आपको करना है, कौन किसके महासचिव होंगे, कहाँ सम्मेलन है होगा, कहाँ उद्देश्य क्या है उस सम्मेलन की, मेन चीज़ आपकी यहाँ से ही बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले जो है लोकेशन हम एक बार देख लेते हैं जल्दी से कि कौन सी देश की लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, चीज़ें काफ़ी आसान लगने लगेगी। सबसे पहले आपको 5 कंट्री याद करना है लोकेशन यूरोप की। सबसे पहला जो कंट्री है आपका ये है फ्रांस। ठीक है,
फ्रांस से सटा ही ये है आपका जर्मनी। अब एक चीज़ ये क्लियर कर लीजिए, ये जो ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये इलाका, और ये जो व्हाइट कलर का जो इलाका दिख रहा है ये है क्या? ब्लू जो है वो आपका पानी है, महासागर है। जैसे आपने नाम सुना होगा अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। उसी प्रकार ये जो ब्लू कलर जो दिख रही है ये है पानी वाला इलाका। तो सिंपल सी बात है, कोई महासागर है तो वहां पर तो कोई कंट्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, कोई लैंड, जब कोई लैंड में ही आपका कोई कंट्री एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो ये व्हाइट वाला जो पोर्शन है वो है आपका कंट्री, वो है देश, ठीक है, कॉन्टिनेंट, ठीक। तो सबसे पहले हम यूरोप की कुछ 5 देश के मुख्य 5 देश को देखना चाहेंगे। ये है आपका फ्रांस, और फ्रांस से सटा ही है जर्मन, और जस्ट फ्रांस और जर्मन के जस्ट नीचे से, जिसे मैप में भी दिखाना मुश्किल है, आप देख रहे होंगे, ये है आपका स्विट्जरलैंड। नाम इतना स्वीट है, लेकिन उनकी आप जब देख रहे हैं स्थिति क्या है मैप में कि उनको दिखाना और उनका नाम लिखना पॉसिबल नहीं हो रहा। और अब जब मैं आपको बताऊंगा कि इतने सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने अपनी हेडक्वार्टर यहाँ बना रखी है, सोच सकते हैं, ठीक है। तो छोटी सी देश है लेकिन इतनी सारी हेडक्वार्टर यहाँ रखी गई है, मैं भी आपको सारा चीज़ दिखाऊंगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्रांस और जर्मनी, और उससे जस्ट सटा नीचे जो है आपका क्या, स्विट्जरलैंड, ठीक। आपको ये जो इलाका जो दिख रहा है ये पैर का जो तलवा होता है कैसे वैसा स्ट्रक्चर का, ये है आपका इटली। तो देखिए फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, और जस्ट जर्मनी का नीचे ये है आपका ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया, वियना जिसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया है ये, ठीक है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ठीक है। तो 4 कंट्री इंपॉर्टेंट हो गया, और इधर जस्ट इसके जस्ट फ्रांस जर्मन के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका यूनाइटेड किंगडम, यानी कि आपकी यूके, यानी कह ले तो ब्रिटेन, या कह ले तो सिंपल सी बात इंग्लैंड, ठीक है। तो भाई आइए, ये हो गया फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। आप देख लीजिए यहीं पे इसको मैंने लिखा है स्विट्जरलैंड, क्योंकि इतनी छोटी सी ये देश है, यहीं पे मैं लाकर इसको यहाँ लिखा है स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड। और फिर है ये आपका ऑस्ट्रिया, और ये है आपका इटली, ठीक है। पैर का जो तलवा जो दिख रहा है इस तरह का ये स्ट्रक्चर देखिए, है ना, ये बिल्कुल इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा। ये रहा पैर का तलवा, कैसे, ये पैर उंगली है ये पैर की, और ये आपका तलवा है। तो ये आपका इटली हो गया। अब हम चले आए इधर थोड़ा सा एशिया में, तो 3 कंट्री देखेंगे एशिया में, रूस, चाइना और इंडिया को। ये रहा इतना बड़ा सा देश रूस, ये है आपका चाइना, और ये है हमारा भारत, ठीक है। और इधर हम आए थोड़ा सा देख ले इधर, तो इन्हें देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो जापान, ठीक है, ये रहा आपका जापान। इसकी मार्केटिंग देखेंगे तो इसकी इकोनॉमी बड़े ही ऊपर नीचे होते रहती, अप्स एंड डाउन इतनी है कि आप, खैर। ये रहा आपका अमेरिका, यहाँ पे हम 3 देश को देखना चाहेंगे। एक तो ये रहा आपका यूएसए, ये रहा आपका कनाडा, और ये जो है आप देख रहे हैं ये है आपका मैक्सिको, ठीक है। और इसके जस्ट यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसमें ग्रीनलैंड। तो खैर इनका कोई काम है नहीं, तो मेनली आपको चीज़ें समझ में आ गई है। ये आपका क्या हो गया, कनाडा, ये हो गया आपका यूएसए, ये आप जो देख रहे हैं ये है आपका मैक्सिको, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मैक्सिको, ठीक है, ये आपका मैक्सिको, ठीक। तो चलिए, आई होप आपको सारी कंट्री भी याद है। आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर देख लें तो इधर भी आप अगर देखना चाहें तो ये वाला जो देश आपको अफ्रीका मिल रहा है, यहाँ पे ये जो पूरा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, अफ्रीका यहाँ पर है आपका। तो खैर इसकी इतनी उपयोगिता नहीं है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो खैर चलिए, लोकेशन आपको क्लियर होगा। तो देखिए लोकेशन में हमने क्या क्या देखा, फ्रांस को देखा, ठीक है, फ्रांस है ये, इधर आपका जर्मनी है, और ये आपका क्या हो गया स्विट्जरलैंड, और जर्मनी के जस्ट नीचे ये क्या हो गया ऑस्ट्रिया, और यहाँ पर पैर का तलवा बना ये आपका इटली, और ये क्या हो गया आपका यूनाइटेड किंगडम। तो ये आपका पांचों कंट्री क्लियर है। और यहाँ आए हमने देखा रूस को, रूस के नीचे देखा चाइना को, चाइना के नीचे देखा हमारा भारत, भारत के बाद हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने भारत के बाद देखा इस प्रकार से, ये रहा आपका यूएसए, ये रहा आपका कनाडा, और ये था आपका मैक्सिको। तो बस आपको मैप पूरा क्लियर, अब माइंड में आपका सेटअप गया, बस यही मैं चाह रहा था करना। अब नेक्स्ट हम जो समझना चाहेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार के कंसेप्ट को, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार का कंसेप्ट क्या बताना चाह रहा है और इसमें हम क्या बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात अगर हम कर लें तो ये 1914 से 1918 तक ये फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था, ठीक है। लेकिन हम अभी जो बात करना चाह रहे हैं आपसे, बात जो हम कर रहे हैं आपकी ईयर 1870 1871 की बातें चल रही है, ठीक है। अभी आप अगर सुनते हैं, ठीक है, तो आप सुन रहे होते हैं विश्व का एक पावरफुल देश, ठीक है, पूरे विश्व का पावरफुल देश अमेरिका, आप ऐसे सुनते हैं। और जब ये कोरोना काल आया उसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा नाम सुन रहे होंगे, या फिर चाइना की बातें आप सुन रहे हैं, और चाइना भी अब अपने आप को पावरफुल, मतलब वर्ल्ड पे, ठीक है, विश्व स्तर पे अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश किया है आफ्टर कोरोना, ठीक है, कोरोना का जो जन्मदाता है।
तो लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, ये आपकी बात करें तो 2020-2021 की, लेकिन हम अभी जो बात कर रहे हैं 1870 की बात कर रहे हैं। इस समय अमेरिका की अगर हम बात कर ले तो अभी अमेरिका को आज़ादी मिला ही था अंग्रेजों से, मतलब यूके से, ब्रिटेन से। और इस समय अमेरिका अपने ऊपर यानी कि अपने देश को विकास करने के लिए अपने अपने आप को एक बोलते हैं ना कॉन्सिलिडेट कर देना, ठीक है, एक जगह अपने आप को स्थिर कर लेना, वहां पर अपने आप को एक जगह स्थिर करके अपने देश की विकास के लिए सोच रहा था। बहुत सारी स्कीम, बहुत सारी योजनाएं बना रहा था, मेनली कि वो अपने देश के ऊपर काम कर रहा था अमेरिका। और इसी समय 1870 की बात कर ले, 1871 की बात कर ले, तो जो विश्व का पावरफुल देश जो कहा जा रहा था, जिसे हम कह रहे थे फ्रांस को, ठीक है, फ्रांस और जर्मनी, इन दोनों के बीच, जैसे कि अभी अमेरिका और चाइना के बीच थोड़ा सा मतलब देखिए कह ले तो अमेरिका, चाइना और रूस तीनों को लेकर के टक्कर चलती है अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। उसी प्रकार उस समय 1870-71 में फ्रांस और जर्मनी दोनों के बीच टक्कर चलती थी अपने आप को पावरफुल, मतलब विश्व का पावरफुल देश बनाने के लिए या फिर विश्व का पावरफुल देश बनने के लिए दोनों के बीच टकराव चल रही होती है। तो उसी प्रकार अगर थोड़ा सा अगर हम बात कर ले अगर फ्रांस और जर्मनी में, तो फ्रांस अपने मतलब कि थोड़ा सा अधिक पावरफुल देश था। लेकिन होता क्या है कि जर्मनी जो उसके फ्रांस, आपने देखा कि ये बिल्कुल सटा हुआ देश था दोनों, फ्रांस और जर्मनी। जर्मनी क्या करता है, इसके कुछ पार्ट पे अपना अधिकार कर लेता है और इस प्रकार अपने आप को जर्मनी पावरफुल देश बना लेता, ठीक है। जर्मनी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था, ठीक है, आपको अगर नाम याद है, आपने नाम भी सुना होगा, बिस्मार्क, ठीक है, बिस्मार्क। तो ये जो है इसके कुछ फ्रांस वाले पार्ट पे अपना क्या कर लेता, कब्जा कर लेता है। उसके बाद अगर हम कह ले बात, तो इधर जो ऑस्ट्रिया था उसके भी कुछ पार्ट पे अपना कब्जा कर लेता, मतलब आप अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए अपना विस्तार करना शुरू कर देता है, कुछ जगहों पे अपनी कब्जाएं करना स्टार्ट कर देता है। तो इस प्रकार विश्व का पावरफुल जो है उभर करके बनता है आपका जर्मनी, ठीक। अब जर्मनी क्या करता है, अब देखिए पावरफुल देश बन गया है तो अपनी पावर को यूज करना भी स्टार्ट करता है। इसके जो बगल में है आप देख रहे हैं ऑस्ट्रिया, ठीक है, इसके जस्ट बगल में आपको जो दिखाई पड़ रहा है ये है आपका ऑस्ट्रिया। और उसके जस्ट यहाँ पर जो एक देश है, ये आपको मैंने बताया था पैर का तलवा का जैसा स्ट्रक्चर जो बना हुआ था, वो था इटली। तो ये तीन देश, ये आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ये इटली, ये तीनों मिलकर के एक संस्था बनाती है जिसको त्रिगुट संस्था बोल ले या फिर त्रिगुट संधि, यानी कि तीनों मिलकर के संधि करती है। क्या संधि करती है कि अगर कोई भी मेरे ऊपर यानी जर्मनी के ऊपर कोई भी देश अगर आक्रमण करता है तो आप भी अपनी सेना और आप भी अपनी सेना क्या करेंगे, हमें मतलब भेजेंगे हमारे देश में मदद करने के लिए। या फिर अगर आपके देश में कोई हमला करता है, आक्रमण करता है, या फिर कोई भी ऐसी अशांति फैलती है या कोई भी ऐसी आपदाएं आती है, तो उस समय हम तीनों एकजुट होकर के एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अब इससे हो क्या रहा था समझिए, इससे देखिए जर्मनी तो एक पावरफुल देश अपने आप को बना ही लिया तो ऑलमोस्ट, अब और भी पावरफुल बनाने के लिए इसने तीन देशों के साथ एक संधि कर ली, त्रिगुट संधि की संधि होती है, ठीक है। और इससे अब क्या हुआ, अपने आप को ये पूरा यूरोप में अपने आप को पावरफुल पूरा मतलब बनाने मतलब ऑलमोस्ट बन ही गया था, ठीक है। क्योंकि अगर कोई देश इस पर आक्रमण करे तो ये तो अपने आप को बचाव करेगा ही, अपने सेनाओं के इस्तेमाल तो करेगा, साथ के साथ ये जो आपका इटली, ये जो आपका ऑस्ट्रिया है, ये जो आपकी इटली है, ये भी अपनी सेना को इसके बचाव के लिए भेजेगा। तो ये देखने के बाद जस्ट फ्रांस फिर क्या करता है, फ्रांस भी कुछ गुप्त संधि करता है, किसके साथ, यहाँ ऊपर जो बैठा है इंग्लैंड और इधर जो है आपका रूस, यानी कि फ्रांस, इंग्लैंड और रूस, ये तीनों मिलकर के एक इनकी जो तीनों देश ने जो संधि की थी त्रिगुट संधि, इसके खिलाफ एक संधि बनाती है। और ये तीन देश कौन थे, ये तो आपको फ्रांस था, ये इंग्लैंड और ये रूस। मतलब क्या, एक तो जर्मनी ने क्या किया, फ्रांस से कुछ हिस्से पे कब्जा कर लिया था और अपने आप को पावरफुल भी बना लिया था। और इन्होंने क्या कर लिया था, एक गुप्त संधि, मतलब किसी को ये खबर नहीं है, और ये तीनों देश ने क्या कर लिया था, एक संधि कर लिया था अपने आप में बचाव के लिए और यूरोप में अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। उसी प्रकार अब अपने आप को डिफेंड करने के लिए फ्रांस ने क्या किया, इंग्लैंड के पास जाता है और रूस के साथ तीनों मिलकर के क्या करता, संधि करता है कि अगर यहां से कोई भी आक्रमण कर दे, यहां से कोई भी आक्रमण कर दे या यहां से कोई भी आक्रमण करे तो आप हमारा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए दो गुट बन गया है यूरोप में ही, देखिए बहुत मजबूत, बहुत पावरफुल कॉन्टिनेंट था यूरोप। फ्रांस, जर्मनी जो मैं बातें कर रहा हूं, बहुत ही पावरफुल कॉन्टिनेंट है ये आपका, ठीक है। तो अब हुआ क्या, एक पावरफुल कॉन्टिनेंट तो है, महादेश तो है, लेकिन यहां पर अब क्या बन गया है,
अब ग्रुपिंग हो गया, एक तरह से समझिए 2 ग्रुप बन गया है। देखिए घर में ही जब आपके फैमिली में जब सबको एकजुट होकर के रहते हैं तो काफ़ी चीज़ें अच्छी से स्मूथली वे में चीज़ें चल रही होती है। एक पावरफुल, अगर कोई आपके घर में आक्रमण करता है तो आप लोग सभी मिलकर के मारते हैं उनको जाकर के। लेकिन आपके घर में जब ग्रुप बन जाते हैं तो अब आपके ग्रुप को कोई मार रहा तो आप उसके ग्रुप में जो है वही उनको बचाएंगे, और आप लोग छोड़ दो यार, जाने दो। उसी प्रकार यहाँ भी देखने को मिला कि जो आपका यूरोप था, पावरफुल जो देश महादेश था, अब ये भी क्या हुआ था, 2 गुटों में बढ़ गया था। 2 गुटों में बोल ले तो इधर आपका क्या हो गया था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, और इधर आपके फ्रांस, और इधर आपका क्या हो गया, आपका इंग्लैंड, और एक आपका रूस भी यहाँ पे इसके साथ साथ मिल गया था। मतलब कि जो यूरोप का पावरफुल देश हुआ करता था, फ्रांस, जर्मनी, उसके बाद इटली, ये सब गुट मतलब ग्रुप में, कोई भी चीज़ जब ग्रुप में बनता है तो सिंपल सी बात है उसकी जो यूनिटी है वो खत्म हो चली जाती है। तो अब जो ऐसा है कि आप देख रहे हैं गुटबाजी हो गया, तो अब यही जो सबसे बड़ा रीज़न जो होता है फर्स्ट वर्ल्ड वार का बनता है। अब सिंपल सी बात है, हमेशा कुछ भी हो तो ये इसके ऊपर आक्रमण करे, अगर इसके ऊपर जब कोई आक्रमण करे तो ये देश, और इधर रूस इसका सहायता कर रहा है, अगर ये इस पर आक्रमण करेगा तो ये इसके ऊपर। इस तरह से क्या होता है, एक जो होता है एक मूवमेंट बन जा रही होती है, एक सिनेरियो बन जाती है एक युद्ध की। जैसे आप देखते हैं जैसे सीज फायर जब पाकिस्तान करता है, आपने देखा कि एक ऐसे एक तरह से बन नहीं जाता है कि अब जो है अब वार हो ही जाएगा, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान की। उसी प्रकार बहुत इस तरह का सिचुएशन बन जाता है। और आपका 1914 में, ठीक है, और 1914 में आपका जो होता है फर्स्ट वर्ल्ड वार हो जाती है, ठीक है। अब ये वार जो वर्ल्ड वार, अभी तक अमेरिका की मैंने बात नहीं की है, ठीक है। इस वर्ल्ड वार में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में 1914 में आपका ये जो था आपका इटली, इसकी जो त्रिगुट संधि हुई थी, जो इटली थी, ठीक है, ये इटली क्या करता है, ये इटली इसका साथ ना दे करके इसका साथ दे देता है, ठीक है। यूरोप का साथ, मतलब ये जो इटली था, ठीक है, ये इटली क्या किया, इसका साथ दे दिया और ये जर्मनी का साथ छोड़ देता है ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में, ठीक है। और उसी प्रकार 1914 से 1918 तक ये वर्ल्ड वार चलती है, फर्स्ट वर्ल्ड वार। और 1917 में क्या होता है कि जर्मनी जो था ना, कुछ अमेरिका का भी कुछ हिस्से पे क्या करता है, आक्रमण कर देता है और उसको अपने अधीन कर लेता है। इसी गुस्सा में अमेरिका भी जो आता है 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वार में, और ये जो आपका फ्रांस का साथ देता है। और इस प्रकार फर्स्ट वर्ल्ड वार में पूरी तरह से जर्मनी की हार होती है, ठीक है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया जो दोनों थे मिल करके युद्ध कर रहे थे, इसकी पूरी तरह से हार होती है। और यहाँ आपकी फ्रांस, इटली भी इसका साथ दे दिया है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, और ये वर्ल्ड वार में, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो रूस जो था ये साथ नहीं देता है, किसका, फ्रांस का। इनका कहना था, ठीक है, लेनिन यहाँ पे जो इनके हेड थे, इनका कहना था कि भाई मुझे युद्ध में कोई पार्टिसिपेट नहीं करना, ठीक है, हम अपने देश के विकास के लिए अपना काम करने वाले। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार से दूर थे, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार ये हो गया 1914। अब इस ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या होता है, करोड़ों की संख्या में लोगों की जान जाती है। देखिए जब भी कोई युद्ध होता है तो सिंपल सी बात है, एक तो पर्यावरण को इफेक्ट पड़ता ही है, दूसरी संसाधन को इफेक्ट पड़ती है, और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है जिसमें मौत होती है आपका और हमारा, ठीक है, यानी कि जो मानव जाति होते उनकी मृत्यु करोड़ों में हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो ये देखने के बाद आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ मैंने लिखा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद अगला ऐसा सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो, क्योंकि क्या हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में करोड़ों की संख्या में जनता की मृत्यु हो गई थी। और इसी कारण सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और वैश्विक शांति, यानी विश्व स्तर पर सभी देशों में शांति बनाए रखने के लिए, मतलब जो शांति है विश्व स्तर पर, जो शांति है उसकी जो आर्थिक है विश्व, अब सिंपल सी बात है, अगर वर्ल्ड वार हो रहा है विश्व स्तर पर, अगर कोई भी वार हो रहा तो सिंपल सी बात है पूरा आर्थिक स्थिति भी तो चरमराएगी, क्यों नहीं। आप उसको लॉजिक में लीजिए, भारत और पाकिस्तान के बीच ही अगर युद्ध होता है तो आपको क्या लगता है कि केवल भारत और पाकिस्तान की इकोनॉमिक गड़बड़ाएगी? नहीं। देखिए भारत आपको पता है विकसित और विकासशील देशों में आता है, बहुत सारे मतलब फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है, मतलब विदेशी जो है वो इन्वेस्टर यहाँ आके इन्वेस्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ वार हुई है तो उनका भी मार्केट चौपट हुआ, मतलब उनकी भी इकोनॉमिक थोड़ी सी खराब होती है। तो जब भी वर्ल्ड वार हो रहा होता, अब देखिए सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और शांति जो विश्व स्तर पर क्या हो गई थी, पूरी की पूरी तरह से चरमरा गई थी। इसके लिए ही विश्व स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक क्या बनाई गई, अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई। मतलब क्या कि एक संस्था बनाया जा रहा है, अब वो जो है आपको रेगुलेट करेगा, पूरे विश्व को रेगुलेट करेगा, विश्व में जितने भी देश हैं, ठीक है,
और उसका क्या नाम रखा गया था, राष्ट्र संघ। ठीक है, अभी मैं संयुक्त राष्ट्र संघ की बात नहीं किया मैंने, अभी बात किया मैंने राष्ट्र संघ की। ठीक है, आगे क्या लिखा मैंने, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914-1918 समाप्ति के बाद 1919 में, जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त होता है 1914-1918 में, जिसमें आपकी जर्मनी की पूरी तरह से हार होती है, और इसमें क्या होता है, इसकी जैसी समाप्ति होती है तो 1919 में एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है पेरिस में। पेरिस कहाँ, फ्रांस में है। ठीक है, फ्रांस में। तो अब इस सम्मेलन में क्या होता है, 1919 में पेरिस में फ्रांस, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, इटली, रूस और भी काफ़ी सारे देश आते हैं। मुख्य देशों ने एक सम्मेलन किया जिसका नाम रखा गया था पेरिस शांति सम्मेलन। ठीक है, पेरिस का शांति सम्मेलन। ठीक है, 1919 की मैं बात कर रहा हूँ। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, पेरिस का शांति सम्मेलन जो आयोजन किया गया था कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। अब इसे पूछा जाएगा आपसे, बहुत अच्छा सवाल अगर पूछा जाए, जैसे कि पीसीएस वगैरह में पूछा जा सकता है कि पेरिस का शांति सम्मेलन का उपज है फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो आपको क्या बोलना है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ही आपका जो है विश्व स्तर पर जो शांति जो है, आर्थिक स्थिति जो है, सामाजिक स्थिति जो है वो चरमरा सी गई थी। अब इसके लिए ही कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार ऐसे ना हो जाए, इसके लिए क्या बनाया गया था, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। अब आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पेरिस का शांति सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, तो क्या उद्देश्य था, सामाजिक स्थिति जो है पूरे विश्व के देशों की, पूरे विश्व के देश की जो आर्थिक स्थिति है और पूरे विश्व में जो है शांति को बनाए रखने के लिए पेरिस का शांति सम्मेलन हुआ था, आयोजित किया गया था। और इसी शांति सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय जो थे, ठीक है, वुड्रो विल्सन, ठीक है, वुड्रो विल्सन ने क्या किया था, उन्होंने कहा था इसी सम्मेलन में कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की तरह दूसरी सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो जाए, इसके लिए उन्होंने एक इंटरनेशनल लेवल पर स्तर पर एक संस्था बनाने की घोषणा की, जो राष्ट्र संघ का नाम दिया गया जिसे। ठीक है, तो आप समझे कि राष्ट्र संघ सबसे पहले बनाया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ से भी, लेकिन यह विफल हो जाता है राष्ट्र संघ, इसको भी अभी हम समझेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए, ठीक है, अब देखिए इतना बड़ा स्टेप आपके अमेरिका की जो राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन ने लिया था कि सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और मेनली जो था विश्व स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए, कि अगर कोई भी ऐसा अगर वार की स्थिति बनती है तो सबसे पहले वो देश उस राष्ट्र संघ में जाकर के उस मुद्दे को रखा जाएगा और वहां पर राष्ट्र संघ उस पर एक्शन लेगा। ठीक है, ताकि ऐसी युद्ध वार वगैरह कोई भी चीजें ना हो सके, और कोई भी दो देशों के बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो उन पर वो आएंगे और उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे, और जो भी उसमें दोषी आएंगे पाए जाएंगे तो उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी। ठीक है, मेन मकसद ये था। लेकिन अब देखिए इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना करने के लिए 1919 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था वुड्रो विल्सन को। इसीलिए आपसे पूछा जाता है 1919 में नोबेल का शांति पुरस्कार किसे दिया गया था, तो वुड्रो विल्सन को। वुड्रो विल्सन को शांति का पुरस्कार कब दिया गया था, 1919 में। वुड्रो विल्सन को नोबेल का पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था, तो आपको क्या बोलना, बहुत लोग आप क्या करते हैं, आर्थिक, ठीक है, आर्थिक सेक्टर, अर्थव्यवस्था के सेक्टर में आप लोग टिक कर देते हैं, लेकिन याद रखना शांति के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है भाई, अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों वुड्रो विल्सन का क्वेश्चन बनता है नोबेल प्राइज में, क्योंकि जो पहला संघ जो इंटरनेशनल लेवल पर राष्ट्र संघ का निर्माण करता है, अगर बात कर ले तो वो थे वुड्रो विल्सन। 1920 में ये राष्ट्र संघ कार्य करना शुरू करता है, लेकिन एक जो है कंडीशन लगाया जाता है कि कोई भी देश इस संस्था का सदस्य बन सकता है, लेकिन बशर्ते उस देश को अपने संसद में एक बिल प्रस्ताव पारित करना होगा कि हम जो है इस राष्ट्र संघ की सदस्यता लेनी चाहती हैं। अगर उस देश की संसद में जो MP MLA जो बैठे हुए अगर उस प्रस्ताव को, ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं, मतलब सिग्नेचर करते हैं, और फिर वहाँ से लोकसभा राज्यसभा से जब वो बिल प्रस्ताव का पारित होता है, तब जो है आप इस राष्ट्र संघ की सदस्यता ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सारे देश आए और इस राष्ट्र संघ का सदस्यता ले लेते हैं। लेकिन अमेरिका जो इस संस्था का फाउंडर होते हैं, संस्थापक होते हैं, निर्माणकर्ता होते हैं, अमेरिका के संसद में क्या होता है कि उनके संसद में ही इनके प्रस्ताव पारित नहीं होते हैं, और वही जो राष्ट्र संघ का निर्माण किया था वही जो होते हैं इस राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन पाते हैं। अब देखिए मैंने कह दिया कि कल से क्लासेस चलेगी स्मूथली वे में, मैं ये चीज़ें कंप्लीट कराऊंगा। अब हुआ क्या कि मैं कह तो दिया आप लोगों को, बट मैं नहीं पढ़ाकर कोई और बंदा आकर के पढ़ा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि आपका
जो मोराल जो है, मोटिवेशन जो है, वो सारा का सारा एक डाउन होगा और फिर चीज़ें स्मूथली वे में नहीं चल पाएगी। तो उसी प्रकार यहाँ भी वही हुआ, कुछ दिनों तक राष्ट्रसंघ चला। अब सिंपल सी बात है, जो इसके फाउंडर वही इसमें नहीं है, तो ये राष्ट्रसंघ अच्छे से काम नहीं कर पाया, ठीक है। ना तो यूनाइट हो पाया और ना ही विश्व स्तर पर अपना एक इफेक्ट को बना पाया। तो आपसे पूछा जाएगा सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता किस में कौन नहीं ले पाई, तो अमेरिका आप बताएंगे। इसकी स्थापना कब हुई? 1919 में। आपसे पूछा जाएगा इसकी हेड क्वार्टर कहाँ थी, तो आप क्या कहेंगे, इसकी हेड क्वार्टर कहाँ थी? तो आप समझ रहे हैं कि अमेरिका ने फाउंड किया, तो ये अपना हेड क्वार्टर अपने पास ही रखेगा, न्यूयॉर्क में, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया, आपको देखने को मिला, राष्ट्र संघ जो है आपका विफल रहा, ठीक है। अब विफल होने के बाद क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार की स्थिति बन जाती है। अब सेकेंड वर्ल्ड वार भी आपका हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार की अगर हम बात कर लें, तो सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 में आपका जो होता है सेकेंड वर्ल्ड वार चलता है, ठीक है। अब इस सेकेंड वर्ल्ड वार में जो मेन प्रमुख कुछ देश हैं, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया था। और इस वर्ल्ड वार के बाद यूएसए, जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है 1945 में आपका, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है, तो यूएसए, अमेरिका और रूस, दो ऐसे देश अब एक पावरफुल देश के रूप में उभरते हैं इस सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। जो अभी भी आप नाम सुन रहे होते हैं, अमेरिका, रूस और अभी जो है कोरोना के बाद चाइना, ठीक है। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आपका जो है रूस और अमेरिका एक विश्व का पावरफुल देश बनकर के उभरता है। और सेकेंड वर्ल्ड वार में देखिए, हालांकि जब जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसमें रूस और अमेरिका एक साथ ही लड़ा था, लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों अलग देश एक दूसरे के इतने दुश्मन क्यों हो जाते हैं। इसके रीज़न को समझिए। देखिए क्या होता है कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है, तो रूस अपने जो देश में समाजवादी को अपनाता है। समाजवादी का मतलब क्या है कि सभी कोई समान है, ठीक है, ना वहाँ कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा। अगर आपको ट्रेन में सफ़र करनी है तो सभी अमीर से अमीर, सभी गरीब से गरीब पैसेंजर ट्रेन है। कोई भी ट्रेन में कोई किसी तरह की वैसी गद्दे वाली सीट नहीं लगी हुई है, ना तो कोई ऐसी वाली फैसिलिटी, मतलब सामाजिक, ठीक है। मतलब कि हर तबके के लोग को समान माना जाता है। तो रूस समाजवादी को अपनाता है और वो उनका कहना होता है कि पूरे विश्व के जितने भी देश हैं वो सभी इस समाजवादी को अपनाएं, जिससे आपका देश और भी ज़्यादा विकसित करेगा। लेकिन यही अगर बात कर ले अमेरिका, तो ये एक पूंजीवादी देश है, ठीक है। पूंजीवादी इनकी अर्थव्यवस्था, ये पूंजीवादी पे विश्वास करते हैं। मतलब इनका कहना है कि जितना हो सकता है आप जितना ज़्यादा कमाइएगा उतना ज़्यादा आपको फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो जितना काम कीजिए उतना अधिक पैसा, उतना आपको अधिक फैसिलिटी। ये जो है इनका पॉलिसी था अमेरिका का। और इनका कहना था कि आप विश्व के जितने भी देश हैं सभी को सभी पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना चाहिए, जिससे उनका देश विकास होगा। अब यही दो रीज़न के कारण इन दोनों के बीच में क्या होता है, थोड़ी सी दुश्मनी या कह ले तो दोनों के बीच टकरार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो दोनों मिल करके सेकेंड वर्ल्ड वार में युद्ध किया था, वही अब जो दोनों अलग होते हैं और दोनों एक दूसरे के दुश्मन के रूप में उभरते हैं और एक पावरफुल देश के रूप में। अब क्या होगा कि अब रूस और अमेरिका, जैसे कि जर्मनी और फ्रांस एक यूरोप में पावरफुल देश था और अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए दोनों के बीच युद्ध की स्थिति बन गई थी। उसी प्रकार सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये अमेरिका और रूस के बीच में कई बार ऐसी सिचुएशन आई कि अब थर्ड वर्ल्ड वार हो ही जाएगा, ठीक है। ऐसी स्थिति आ गई थी, पूरी की पूरी वार की स्थिति बन जाती थी और ऐसी सिचुएशन को ही नाम दिया जाता है शीत युद्ध, ठीक है, शीत युद्ध। लेकिन वो थर्ड वर्ल्ड वार हो नहीं पाता। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दोनों देश अपने देश में अलग अलग विचारधारा को एक्सेप्ट किया। ये मैंने बता दिया, पूंजीवादी धारा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इस प्रकार दोनों देश के बीच संबंध खराब हो जाती है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के समाप्ति के बाद तीसरा वर्ल्ड वार ना हो, इसके लिए क्या किया गया था, सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक शांति विश्व स्तर पर बनाए रखने के लिए 24 अक्टूबर और 1945 को जो आपका राष्ट्र संघ बनाया गया था 1919 में, जो विफल हो जाता है राष्ट्र संघ, वही एक 24 अक्टूबर 1945 को आपको बनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ। जो राष्ट्र संघ था उसके आगे लगा दिया गया संयुक्त, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। तो कब की गई, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अब आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, पहले की लोकेशन, दूसरा आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा फर्स्ट वर्ल्ड वार सबको समझ के आया कि राष्ट्र संघ, और फिर आपको ये समझ में आएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई थी।
संयुक्त राष्ट्र संघ के जो राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय का आपसे नाम पूछा जाता है। ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। बहुत बार पूछा गया सवाल, अभी जस्ट CBT 1 में भी दोहराया गया है ये सवाल। संयुक्त राष्ट्र संघ, ये भी आपसे पूछा गया है ग्रुप डी में कि संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले जो पहले भारतीय हैं वो कौन थे? तो विजय लक्ष्मी पंडित थे। ठीक है, तो 3 चीज़ अभी हम लोग कवर कर लिए हैं। क्या क्या? एक तो आपका हो गया वर्ल्ड मैप से चीज़ें, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार। अब हम चौथा जो कवर करने वाले हैं, संयुक्त राष्ट्र जो संघ बना है। अब इन संघ जो बने हैं इनके कुछ अंग भी हैं। टोटल अंग कितने? तो 6। तो डायरेक्ट पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? तो 6 अंग है। तो 6 अंग को हम देख लेते हैं जो उनसे सवाल बनते हैं। तो 6 अंग में पहला अंग जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का, सिंपल सी बात है, अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है तो उनके कुछ डिपार्टमेंट बनाए गए थे। ठीक है, तो पहला उनके 6 अंग रखा गया था। जैसे आप है तो आपके भी तो अंग हैं, उसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। पहला है महासभा। तो महासभा से सवाल क्या पूछा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? महासभा। महासभा का जो मुख्य यानी कि जो हेड होता है उनको क्या कहते हैं? महासचिव कहते हैं। और टोटल प्रेजेंट में भी कितने मेंबर है? तो 193 इनके मेंबर है महासभा के। देखिए, मेनली महासभा का सदस्य पूछ ले या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य पूछे तो आपको बोलना 190। अगर महासभा का कोई भी देश सदस्य है मतलब वो संयुक्त राष्ट्र संघ का भी सदस्य हो गया। ठीक है, और उसी प्रकार अगर आपसे पूछेगा कि अभी जो नए जो ऐड हुआ है इसकी सदस्यता जिसने लिया है 1993 में जो आया वो मेंबरशिप लिया है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो कौन है? तो साउथ सुडान है। और इसीलिए इसका जो है राजधानी बार बार पूछा जा रहा है अभी, तो इसकी राजधानी है जुबा। नेक्स्ट इसका जो अंग है वो है सुरक्षा परिषद। अब ये सुरक्षा परिषद का मेन काम क्या था? देखिए, इसका अगर हम काम की बात कर लें, पहला अंग जो है महासभा, इसका मेन काम है कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता बनेगा, नहीं बनेगा, और अगर नहीं बन रहे हैं या फिर अगर बनने का अगर उन जो कोई देश ने अगर बोल रहे हैं कि मैं इनकी सदस्यता लेनी चाहता हूँ बट कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं, तो ये सारा का सारा चीज़ जो होता है महासभा ये जो अंग है वो देखती है। उसी प्रकार दूसरा जो अंग है सुरक्षा परिषद। विश्व में सुरक्षा बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? सुरक्षा परिषद। ठीक है, विश्व में पूरा सुरक्षा बनाए रखना है, इसके लिए इन्होंने सुरक्षा परिषद की स्थापना की। इसके टोटल इसमें कितने मेंबर है ये पूछे जाते हैं? 15 सदस्य है। ये भी यहाँ से आपका सवाल बना है, आपका BPSC में भी पूछा है, दरोगा में भी पूछा है, NTPC ने भी पूछा है। टोटल कितने सदस्य? 15 सदस्य। 15 में 10 ऐसे सदस्य जो अस्थायी होते हैं। ठीक है, 2 वर्ष के लिए ये चुने जाते हैं। अभी आपने देखा है कि भारत अभी इनके सदस्य है और ये अस्थायी में अभी देखिए हर साल वो कोई जरूरी फिक्स नहीं, अभी भारत है तो बस 2 साल के लिए वो एक अस्थायी सदस्य है। लेकिन ऐसा नहीं कि इनके ऊपर भी बहुत पावरफुल, ऐसा उनके पास भी बहुत ज़्यादा पावर होता है। लेकिन जो ये 5 सदस्य है जो अस्थायी होते हैं, जो परमानेंट जो होते हैं इसके मेंबर, वो वीटो पावर इनको एक दिया जाता है। वीटो पावर क्या होता है कि अगर कोई बिल रखा इंडिया ने, जैसे कि अभी जो है आपका यूएनओ में अगर बात कर ले, सुरक्षा परिषद जो उसका अंग है उसकी सदस्यता अभी भारत के पास है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, अस्थायी सदस्य जो 10 है, 10 देश होते हैं। ठीक है, 10 देश के जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं यहाँ पे, मतलब क्या भाई कि 10 देशों को अस्थायी सदस्यता दी जाती है केवल 2 वर्ष के लिए। तो 9 देश है और उसमें 10वां देश जो है आपका भारत भी है, अभी 2 वर्ष के लिए बना हुआ। भारत ने यहाँ पे एक मुद्दा उठाया पाकिस्तान को लेकर के कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी देश घोषित कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल यहाँ पे इन्होंने रख दिया। एकदम देसी भाषा, सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे भारत ने मुद्दा उठाया है क्यों यहाँ पर उठाया, अब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे बात की जा रही है ना, क्योंकि विश्व स्तर पर बात की जा रही है कि ये जो पाकिस्तान है ये एक आतंकवादी देश है। ये मतलब कि एक ऐसा कीड़ा है जो पूरे विश्व को संकट में डाल सकता है, पूरे विश्व को खराब कर सकता है। इसीलिए ये मुद्दा कहाँ जाएगा? कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो ये मुद्दा नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए ये इंटरनेशनल लेवल पे बात है। तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंग सुरक्षा परिषद में ये बात उठाई भारत ने। तो अब देखिए ये बिल रखा गया। अब ये बिल कब पास होगा? अगर 2/3 मेजोरिटी पर इस बिल पर 2/3 देश ने अगर अपना सिग्नेचर करता है तो ये बिल पास हो जाएगा और क्या किया जाएगा कि ये जो पाकिस्तान है एक आतंकवादी देश है, घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि ये 5 जो परमानेंट देश है, ये पांचों का पांचों सिग्नेचर उस बिल में होना चाहिए कि हाँ हम पांचों के पांचों देश राजी हैं, आतंकवादी एक देश है पाकिस्तान। लेकिन क्या हुआ कि ये जो आप देख रहे हैं, पहले तो
कंट्री का नाम याद करिए, आपसे पूछता है कि 5 अस्थाई देश का नाम कौन सा है, तो यूएसए है, चाइना है। अच्छा एक गलती हो गया मेरा भाई, यहाँ मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक है 1 मिनट रुकिए। तो 5 अस्थाई देश आपको नाम याद रखना है, एक तो यूएसए है, एक चाइना है, और यहाँ पे आप कर लें यूनाइटेड किंगडम है, और एक फ्रांस है, और एक फिर से यहाँ मिस्टेक हो गया भाई, इसको ठीक कर लीजिएगा। ये जो आपका यूएसए है इसको रूस कर लीजिए, ठीक है। इंग्लैंड यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है। तो देखिए 5 अस्थाई देश कौन हो गया, एक तो यूएसए हो गया, एक अमेरिका हो गया, एक चाइना हो गया, एक आपका ये रूस हो गया, और एक आपका फ्रांस हो गया, और एक इंग्लैंड है। तो देखिए लोकेशन भी आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे आपका क्या है, इधर हो गया यूएसए, इधर आपका क्या हो गया ये रूस, यहाँ पे आपका चीन, और आपका फ्रांस और इंग्लैंड। तो ये जो हो गया फ्रांस, और ये जो हो गया आपका इंग्लैंड, ठीक है। तो देखिए कितनी चीज़ें आसान लगने लगती है जब थोड़ा सा टाइम देते हैं आप चीज़ों पे। तो ये 5 देशों को क्या है, एक वीटो पावर प्रदान है। मतलब कि अगर भारत ने जो बिल रखा है, अगर ये बिल पर अगर ये पाँचों के पाँचों देश ने, ठीक है 2/3 तो मेजोरिटी चाहिए ही, लेकिन अगर ये 5 देशों में से कोई भी एक देश इस बिल पर राजी नहीं होता, मतलब सिग्नेचर नहीं करता, तो ये बिल फेल हो जाएगा, पास नहीं किया जाएगा। भले ही ये 10 के 10 सदस्य ने सिग्नेचर किया हो, लेकिन फिर भी ये बिल प्रस्ताव पारित नहीं किया जाएगा। और यही होता है क्या कि चाइना बार बार हमेशा ही इस वीटो पावर का यूज़ करता है, और ये कहता है कि नहीं, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश नहीं है, क्योंकि उसको फंडिंग मैं भी करना हूँ, और अपने आप को पावरफुल और पाकिस्तान को अपने कर्जदार बनाने के लिए मैं अभी अपनी रणनीति पे काम कर रहा हूँ, तो अभी मैं उसको आतंकवादी देश घोषित नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। और भारत भी कर रहा होता है क्या कि जो इतनी जनसंख्या भारत की हो गई है, ठीक है, अगर इतनी जनसंख्या वाला देश अगर वो अस्थाई देश में शामिल नहीं है, उसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर ऐसी संस्था की क्या इम्पोर्टेंस, जो अपनी जो बोल सकते हैं क्या कि अपना जो एक प्रस्ताव को रख ही नहीं सकता है, अपनी इंटेलिजेंस पावर को इस्तेमाल ही नहीं कर सकता है, तो फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की क्या ही इंपॉर्टेंस रह गई है, जो इतनी जनसंख्या वाला एक देश है। मतलब अगर 100 पॉपुलेशन, पूरा विश्व की जनसंख्या की बात कर ले 100 है, जिसमें से भारत की ही जनसंख्या मान के चलिए 40 है, और यही भारत ही रिप्रेजेंटेटिव, इसको वीटो पावर प्राप्त नहीं है, अस्थाई देश में इसकी संख्या इसको नहीं मिल रहा है, तो फिर ऐसी संस्था क्या जो 60 और यहाँ पे 40, ठीक है, जिसकी जनसंख्या 40 है, उसका एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो कैसे फिर हम इस संस्था पे विश्वास करें, या फिर ऐसी संस्था की क्या ही इंपॉर्टेंस है। तो वो बोल रहा बार बार कि हमें भी इसकी सदस्यता दीजिए, जिसमें इसके लिए भी वीटो चाइना लगा दे रहा कि नहीं, भारत मतलब इनका क्या ही कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड सभी मतलब कि साइन करते हैं कि भारत को भी सदस्यता मिलनी चाहिए, लेकिन इस चाइना के कारण ही नहीं मिल पा रहा, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्द भारत को भी इसकी सदस्यता मिल जाएगी। क्लियर है। अब उसके बाद तीसरे अंक की बात करेंगे, सामाजिक आर्थिक परिषद की, ठीक है। यहाँ पे मेनली इंपॉर्टेंट सवाल अब नहीं बनेंगे, केवल एक यहाँ 5वां से सवाल बनेगा। सामाजिक आर्थिक परिषद एक अंग है जिसका मेनली काम है कि जितने भी पिछड़े देश हैं, जो गरीब देश, उसकी स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, उनको विकास के लिए, ठीक है, मेन ये अंग बनाया गया। और ऐसे देश की एक लिस्ट ये बनाती है, और उसको यूएनओ क्या करती है, फंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। यूएन अभी हम चलेंगे, उनकी संस्थाएं हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमओ है, ठीक है, ये सारे आईएमएफ है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर नेक्स्ट है न्यास परिषद, और 5वां अंग जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मेनली काम क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई भी 2 देशों के बीच अगर कोई शिकायत है, ठीक है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, अब इनका जो भी मसला कहाँ सुलझेगा, तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं, सीधा यहाँ आएंगे, इनका मसला यहाँ पे सुलझेंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई भी विवाद होता है, वहाँ की सारी शिकायतें यहीं पे सुनी जाती है। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नीदरलैंड हैग में। और चौथा छठा अंग जो है सचिवालय। मेन ये सचिवालय में क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन का वर्क होता है यहाँ पर, कि कोई भी देश सदस्यता लिया है, या किसी भी देश की शिकायतें हैं, या कोई भी तरह की चीज़ें चल रही है, तो सारा डॉक्यूमेंटेशन, कागज़ का काम यहाँ पर सचिवालय में होता है। तो इसके 6 अंग हो गए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। अब मेन इसके कुछ फैक्ट देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो त्रिगवेली थे, और अभी वर्तमान में इनके महासचिव कमेंट करके बताइए, या अपना नोट डाउन कर लीजिएगा करंट अफेयर कंप्लीट जब करेंगे तब। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो त्रिगवेली थे, ठीक है जी। ये रहा आपका पूरा का पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ। अब हम आ गए हैं अपने, देखिए ये चीज़ हमने कंप्लीट कर लिया, मैप
फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन को देखेंगे और देशों के संगठन को जल्दी से समझ लीजिए, ठीक है। अब बिल्कुल यहाँ पहुँचने वाले हैं अब हम अपने मुद्दे पे। देखिए अभी हमने देख लिया संयुक्त राष्ट्र संघ, पहले तो हमने देखा राष्ट्र संघ बना, ये विफल हो गया। फिर हमने देखा संयुक्त राष्ट्र संघ बना, इनके कई सारे अंग देखे हमने, 6 अंग देखे। अब यहाँ पे क्या करेगा संयुक्त राष्ट्र संघ, अपनी संस्था बनाएगा, कई तरह की संस्थाएं बनाएगा। जैसे कि हम अभी आपको एक संस्था का नाम ले लें। देखिए संस्था ये क्यों बना रहा है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ें देखनी है तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अकेले सारी चीज़ें कैसे करेंगे, उसके लिए तो अब मतलब कि सारा देखिए मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ना कि मेडिसिन का एक अलग सेक्टर हो गया केमिकल, ठीक है। अगर ऑटो सेक्टर हम अलग बात कर रहे होते हैं, पावर सेक्टर अलग बात कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का जितना भी चीज़ है, उसी प्रकार यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी कि अगर किसी देश को पैसे की स्थिति खराब है, मतलब ऋण लेना है, आर्थिक स्थिति खराब है, वैसे स्थिति के उनके लिए एक अलग सी संस्था बना दी गई है, ठीक है। उसी प्रकार किसी भी देश की सामाजिक स्थिति खराब है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे मतलब कि आसपास के जो नियरेस्ट जो देश है वहाँ पे मुठभेड़ चलती रहती है, दुश्मनी है होती रहती है, तो उसके लिए एक अलग सी संस्था बना दी गई है, ठीक है। उसी प्रकार पर्यावरण को लेकर के जो मौसम, जो अभी हमारा पर्यावरण इतना ज़्यादा मतलब कि पॉल्यूटेड हो चले जा रहा, तो उसके लिए एक संस्था बनाया गया है कि क्या हमें रणनीति बनाई जाए, हर साल एक सबमिट किया जाएगा जिसके कारण हम अपने जो पर्यावरण को और प्रदूषित ना होने दें। इस तरह से ये अपने अब जैसे बच्चों लोग के लिए भी एक अलग से संस्थाएं बनाई गई है कि पूरे विश्व के, मतलब ये विश्व स्तर पर हम बात कर रहे हैं कि कोई भी देश के जहाँ के भी बच्चे, ठीक है, चिल्ड्रन जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब कि किसी भी तरह की चीज़ें से मतलब ग्रसित है, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम बच्चों को नहीं मिल पा रही है, या फिर वहाँ पे तो ये क्या करेगी संस्था, उस देश पर फोर्स करेगी कि आप वहाँ पर काम करें उनके ऊपर। और फिर देखिए ये फिर संस्थाएं जब धीरे उनको क्या करेगी, यहाँ वहीं से बैठ करके पूरा का पूरा लोकेट करेगी, सारी की सारी डाटाएं मंगाएगी, क्या चीज़ें सरकार वहाँ की करे, इस तरह की चीज़ें संस्थाएं बनाई। उसी प्रकार हेल्थ के लिए WHO आपने नाम सुना, जो अभी काफ़ी ज़्यादा विवादित भी हुआ कि चाइना को उसने सपोर्ट भी किया है कि अगर वर्ल्ड पर कोई भी महामारी फैलती है तो उसके लिए एक आपका ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, तो वो आपको फंडिंग करेगा, उसके गाइडलाइन से पूरे विश्व को देखा जाएगा, सारे विश्व के जितने देश उसके गाइडलाइन को फॉलो करेगा, नहीं करने पर उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी। इस तरह से चीज़ें हुई। आपको यहाँ पे देखना होगा संयुक्त राष्ट्र के संगठन, तो वहाँ पे जितने भी संगठन बनाए गए उसको हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जैसे संयुक्त राष्ट्र संगठन के बाद फिर क्या होता है कि कई सारे देशों ने भी संगठन बना दिए। देशों के संगठन का मतलब समझिए कि कुछ देश मिल गए, जैसे कि यहाँ पे भारत मिल गया है, पाकिस्तान मिल गया है, अफगानिस्तान मिल गया, बांग्लादेश मिल गया, ठीक है, म्यांमार, आपका मालदीव मिल करके, और आपका श्रीलंका ने मिल करके एक संगठन सार्क का निर्माण कर दिया है। किसके लिए? चाइना को दबाने के लिए, ठीक है, कि हम लोग मिल करके मीटिंग करेंगे, हर साल मीटिंग करेंगे, डेवलपमेंट की बातें की जाएगी, बहुत तरह की जो भी चीज़ें बातें की जाएगी, चाइना को जलाने के लिए कह लीजिए, या चाइना का पावर जो है उसको कम करने के लिए एशिया में। उसी प्रकार अमेरिका में इधर आए तो अमेरिका में इधर कनाडा ने, ये अमेरिका ने और मैक्सिको ने मिल करके एक ग्रुप बना लिया, ठीक है, नाटो। वो क्यों बनाया? जो यूरोपियन संघ जो है, यहाँ पे यूरोप के जो देश थे वहाँ पे भी उसने भी अपनी कुछ संस्थाएं बना दी, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस ने मिल करके, इटली ने मिल करके, तो इनके पावर, इनके जो इन्होंने अब ये देखिए मिल करके आप एक ग्रुप बना लिया है, तो सिंपल सी बात है, इसको डिफेंड करने के लिए इसने भी, अमेरिका ने भी 3 देश बना लिए, 3 देशों का एक संघ बना लिया, संस्था बना लिया, नाटो। उसी प्रकार भारत ने चाइना को, ठीक है, चाइना को डिफेंड करने के लिए कि इधर अपना संस्था बना लिया है सार्क नाम का। तो इसी प्रकार देशों के संगठन बन गया, और मैंने कहा कि यही संगठन देशों की यही आगे चल करके यही इसका ही मेन प्रभाव रहेगा, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनेंगे और इनका ही इम्पोर्टेंस आगे चल के रहने वाला। ये सारे सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाएगी और ये एक पावरफुल बनते चले जाएगा देशों के संगठन, ठीक है। तो ये सब बहुत डिटेल में है, इतना हम नहीं, बस हम आपको चीज़ें समझा दी, क्योंकि अब हम जो है फैक्ट पे आने वाले हैं, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ तक, चीज़ें फैक्ट पे अब हम लोग आएंगे यहाँ पे, ठीक है मेरे भाई। और अब बिल्कुल याद होंगे आपको सारी चीज़ें, मैं आपको सारी चीज़ें याद भी करा दूँगा। देखिए जितने भी संस्थाएं हैं, अब पूरा का पूरा यहाँ से संस्था दोनों, एक तो संयुक्त राष्ट्र के संगठन और देशों के संगठन, दोनों मैंने मिला दिया यहाँ पे, ठीक है, ताकि अब बिल्कुल फैक्ट पे बात करने वाले हैं चीज़ों को समझते हुए। चलिए पहला, अब कैसे याद करेंगे इसको, ट्रिक के माध्यम से। देखिए न्यूयॉर्क में
2, 3, ठीक है, 3 संस्था हैं। अब न्यूयॉर्क में 3 संस्था हैं, इन तीनों संस्था को आपको कैसे याद करना है, तो पहला 3 संस्था देखिए क्या क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ की हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की संस्था कहाँ, सॉरी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहाँ है इसकी हेडक्वार्टर, तो ये न्यूयॉर्क में है। अब देखिए यूएनओ दे दिया हुआ रहेगा, फुल फॉर्म पूछेगा आपका एन का, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसी प्रकार देखिए ये तो नहीं पूछेगा कभी एग्जाम में, ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में। अब ये क्यों पूछा है इसका भी रीज़न मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन एजुकेशन फंड, ठीक है। एनआई ये आपका नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, चिल्ड्रेन एजुकेशन फंड, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एक मिनट मेरे भाई, यूनिसेफ का यहाँ पे फुल फॉर्म गलत लिखा हुआ, नहीं बिल्कुल ठीक है, मैं यूनेस्को मेरे दिमाग में आ गया था, हाँ ठीक है भाई। देखिए यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन, सी फॉर हो गया चिल्ड्रेन और एफ फॉर हो गया फंड, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एकदम बारीकी से मैंने चीज़ें बता दिया है, याद हो गया। अब आप याद कैसे करेंगे, इन तीनों का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, कैसे याद करेंगे। अब देखिए ये तो आपको पता है, संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ होगा, अमेरिका पावरफुल देश था, 1945 में इसकी स्थापना ही हुई थी। अब बात करते हैं, कोई भी बाल है, यानी बाल मतलब बालक को अगर विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, तो उसको क्या करिए, बच्चे को, उस बालक को कॉर्क दीजिए बैडमिंटन खेलने के लिए। न्यूयॉर्क में आता है कॉर्क। तो जैसे ही आपसे पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ, चिल्ड्रेन, देखते ही आप क्या करेंगे, चिल्ड्रेन है उसको विकास करना है, यानी यूएनडीपी है यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके लिए उसको क्या चाहिए, कॉर्क चाहिए, यानी कि न्यूयॉर्क। तो 3 संस्था, एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक हो गया संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड, और एक हो गया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये आपका हो गया विकास करना है किसका, बाल का, बच्चे का विकास करना है, तो कॉर्क देना है आपको न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में कॉर्क। तो ये क्या है, एक संस्था है, ये सारी, ये कैसी संस्था, संयुक्त राष्ट्र का संगठन है। संयुक्त राष्ट्र ने संस्था बनाई है कि बाल बच्चे के लिए, मतलब चिल्ड्रेन के लिए एक फंड निर्धारित किया जाएगा। उस देश, जिस भी देश, जैसा अफ्रीका जैसा देश बहुत ही गरीब देश है, 39 वहाँ पे देशों को क्या किया गया है, यूनाइटेड नेशन ने फंड निर्धारित किया, वहाँ पे इतनी ज़्यादा गरीबी है, उसके उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए। तो देखिए न्यूयॉर्क में आपको याद करना है 3 संस्थाएं हैं, एक तो यूएनओ है, यूनिसेफ है और एक यूएनडीपी है। पूछा गया सवाल यूएनडीपी, एनटीपीसी में आपका ये जो अभी एग्ज़ाम हुआ है आपका यूपी में, कौन सा पेपर अभी हुआ है भाई, वहाँ पे आपको यूएनडीपी का पूछा गया आपका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, जेनेवा, और एकदम रट लीजिए, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड कहाँ मैंने बताया था, फ्रांस, इंग्लैंड और नीचे स्विट्ज़रलैंड है, इसी की राजधानी। अब देखिए चीज़ें कितनी अच्छी तरह समझ में आएगी आपको। देखिए विश्व मौसम संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा अब देखिए आपको जो है एक यूनिसेफ का आपको याद कर लेना, वहाँ के चेयरमैन, प्रेसिडेंट, महासचिव कौन है प्रेजेंट में, ये देख लेना है। यूएनओ का कौन है, ये आपको देख लेना है। यूएनडीपी का कौन है, ये तीनों का आपको देख लेना, सबका नहीं देखना, जो मैं कह रहा हूँ। एक आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आपको देख लेना है, ठीक है। तो उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, और अंगटाड़, UNCTAD, अंगटाड़, और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, UNHCR, ठीक है, UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, फुल फॉर्म है इसका, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है। और एक आपका रेड क्रॉस, सबके हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। मतलब टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, 6 और 7 ऐसी संस्था है जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में। अब इसको कैसे याद करेंगे समझ लीजिए। देखिए अगर मौसम ठीक रहेगा तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, ठीक है। जिनेवा से आप समझिए आपका जान, ठीक है, जान बचा हुआ रहेगा, ठीक है, जान बचा हुआ रहेगा, जिनेवा से जान। तो मौसम ठीक रहेगा तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा मतलब आपका जान बचेगा कब, जब मौसम ठीक रहेगा। मौसम ठीक रहेगा तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपके अच्छे अंक आएंगे, अच्छे अंक आएंगे तो आप शरणार्थी बनेंगे, घूमने के लिए जाएंगे और अपने अधिकार का सही यूज़ करेंगे। और रेड क्रॉस, भाई रेड क्रॉस में कभी भी क्रॉस मत करना, नहीं तो आपका जान चला जाएगा। तो चीज़ें याद हुआ।
जिनेवा से जैसे है तो आपको जान बचाना है तो मौसम अच्छा होना चाहिए, मौसम अच्छा होगा तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपका क्या होगा, श्रम करेंगे, श्रम करेंगे तो आपके अंक अच्छे आएंगे, अंक अच्छे आएंगे तो आप क्या करेंगे, शरणार्थी बनेंगे, घूमने फिरने जाएंगे शरणार्थी, और आप अपने एक अधिकार का सही यूज़ कर पाएंगे। आप जो कैपेबल है, आप इतने इंटेलिजेंट है तो आप अपने अधिकार का यूज़ कर रहे हैं ना। अब आप घूम फिर रहे हैं, आपने अच्छे से पढ़ाई की, उसका आप हकदार बने, आपको जॉब मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, और फिर भाई रेड क्रॉस मत कर देना वरना आपकी जान चली जाएगी। तो आपका पूरा यहाँ से याद हो गया। देखिए अब 3 तो इधर आपको कॉर्क मैंने करवा दिया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, बाल बच्चे मतलब बालक का विकास, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट यूएनडीपी और यूनिसेफ, और इधर जान में आपका हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आपको याद करना है, उसके चेयरमैन कौन है अभी, और एक आपको याद करना है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का। ठीक है मेरे भाई। अब आइए, जो अमेरिका मैंने अपना हेडक्वार्टर बना रखा है डीसी और सॉरी डीसी वाशिंगटन, और यहाँ वाशिंगटन में, ठीक है। अमेरिका कहाँ, अमेरिका में ही आपका वाशिंगटन है। डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है मेरे भाई, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, देखिए जब भी पैसा वगैरह की हम बातें करेंगे तो अमेरिका आपको पता है कितना तेज वो देश है, कभी वो किसी का हुआ ही नहीं है। तो भारत बहुत बार इसे धोखा भी खाया, लेकिन भारत फिर भी नहीं सुनता है, समझता है। तो देखिए जितने भी हम पैसा वगैरह की जब बात करेंगे तो सिंपल सा याद रखना, वो सारा का सारा हेडक्वार्टर कहाँ होगा, वो सारा का सारा हेडक्वार्टर कहाँ होगा, वो सारा का सारा हेडक्वार्टर अमेरिका अपने पास रखेगा, वाशिंगटन में रखेगा। तो भाई वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, मुद्रा बैंक, बैंक मुद्रा, समझ में आ रहा है, ये कहाँ मिलेगा, तो वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, जितना भी बैंक की वहाँ भी बात हो जाए, ठीक है, इस सारा का सारा कहाँ मिलेगा आपको, तो अमेरिका में मिलेगा। एकदम याद हुआ कि नहीं हो ये बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 3 हो गया। अच्छा एक चीज़ और आपको मैं याद करवा दूँ, यहाँ पे 2 हो गया है याद आपका। एक जेनेवा में एक और हेड क्वार्टर है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का। अब ये आपसे देखिए एक तो सवाल पूछेगा, WTO का, विश्व व्यापार संगठन का हेड क्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में। तो ये आपको याद कर लेना, जेनेवा में मैंने 10 टोटल आपको याद करवाए हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे 7 करवाएं और एक अभी आपको, सॉरी 8 मैंने करवाया हूँ, एक तो अभी आपका इधर 7 यहाँ तक मतलब पूरा आप देख लिए ट्रिक के माध्यम से। एक आपको याद करना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है, जिनेवा, विश्व व्यापार संगठन। आपसे पूछा जाएगा, देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम इससे पहले क्या था, GATT। ठीक है, GATT, गेट बोल सकते हैं। तो पूछा जाएगा कि किस संस्था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हम जानते थे पहले तो गेट के नाम से, और आपसे पूछा जाएगा गेट को अभी जो उनके वर्तमान के किस नाम से जानते हैं, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछ लेगा गेट का हेडक्वार्टर कहाँ, तो आप क्या बोलेंगे, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, यही आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रखा गया था। अब आपसे पूछेगा कि वह कौन सी 2 संस्थाओं को जुड़वां संस्था कहा जाता है। ठीक है, जुड़वां संस्था कहा जाता, तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को क्या कहा जाता था, जुड़वां संस्था कहा जाता था। ठीक है, अच्छा आप देखिए वर्ल्ड बैंक का कुछ सवाल आपसे पूछते हैं एग्जाम में, मैं इसको करवा दूं। देखिए ब्रिटेन वुड सम्मेलन की बात अगर हम कर लें तो अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में, ठीक है, एक सम्मेलन आयोजित हुआ था 1 जुलाई से लेकर, देखिए एकदम डाटा एकदम सुनते रहिएगा ध्यान से, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, ब्रिटेन वुड सम्मेलन। ठीक है, ब्रिटेन वुड सम्मेलन के बारे में 1 जुलाई से लेके 22 जुलाई, एकदम ये डाटा याद रखना, 1 जुलाई से लेके 22 जुलाई 1944 की मैं बात कर रहा हूँ। इस समय एक सम्मेलन आयोजित होती है, इस सम्मेलन का नाम था ब्रेटन वुड सम्मेलन। पूछेगा जाएगा कब हुआ था, तो 1 जुलाई से 22 जुलाई, मतलब 3 सप्ताह तक ये सम्मेलन आयोजित किया गया था 1944 में। कहाँ, तो अमेरिका में कहाँ, तो न्यू हैम्पशायर। ठीक है, हैम्पशायर में, न्यू हैम्पशायर एक प्लेस है अमेरिका के, न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड सम्मेलन का आयोजित किया गया था, जिसमें पूछा जाएगा कितने देश के प्रतिनिधित्व ने शामिल लिया था, तो 44 देशों के प्रतिनिधित्व ने शामिल लिया था। अभी तक कितने फैक्ट, ब्रिटेन वुड सम्मेलन मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ब्रिटेन वुड सम्मेलन, देखिए फैक्ट में बताते चल रहा हूँ, कब हुआ, 1944, एग्जैक्ट डेट 1 जुलाई से 22 जुलाई। कहाँ, अमेरिका के न्यू
हैम्पशायर में, न्यू हैम्पशायर में। कितने देशों ने भाग लिया? तो 44 देशों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, मेन इसका जो उद्देश्य था ये सम्मेलन करने का क्या, तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार जो होने वाला था, और जो 1923 में एक बहुत पूरा विश्वव्यापी स्तर पर एक महामंदी आई थी, तो ऐसी महामंदी फिर से ना आए, इस उद्देश्य के लिए ये ब्रेटन वुड सम्मेलन किया गया था। ठीक है, और इसी सम्मेलन के दौरान आपका जो IMF, मैंने अभी जो बताया IMF, और आपका IBRD का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की स्थापना की गई थी। ठीक है, टोटल आपसे पूछा जाएगा IMF में कितने सदस्य हैं, कितने देश सदस्यता इसमें लिए है, तो 189, और IBRD में अगर पूछा जाएगा तो 188 सदस्यता है पूरे देश। कितने देश सदस्य हैं इसके, तो IBRD के 188 देश। अब देखिए, इसी IBRD को वर्ल्ड बैंक भी हम कहते हैं। अभी मैंने जो वर्ल्ड बैंक बताया ना, वर्ल्ड बैंक IBRD को ही कहा जाता है। ठीक है, ये IBRD को ही वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। मेनली वर्ल्ड बैंक क्या है समझिए, IBRD को ही वर्ल्ड बैंक कहा जाता है मेनली। जो अच्छा मैंने अभी क्या बताया था, सुनिए, ध्यान से सुनते चलिएगा, बैक भी कर लीजिएगा वीडियो को समझते हुए। वर्ल्ड बैंक को ही क्या कहते हैं, IBRD कहते हैं, या फिर IBRD को ही वर्ल्ड बैंक कहते हैं, पूछेगा सवाल। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, तो मैंने क्या बताया, जितना भी बैंक दिख रहा है, पैसा दिख रहा है, कहाँ रखेगा, सब वाशिंगटन DC में अमेरिका रखेगा अपने पास। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई IBRD का, तो 1945 में। और आपका जो वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात कर लें, देखिए 1945 भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं 1944। ठीक है, और पूछा जाएगा कि ब्रेटन वुड सम्मेलन जो हुआ था, इस सम्मेलन के दौरान कौन कौन सी संस्थाएं की स्थापना की गई थी, तो 3 संस्था आपको याद रखना है इस सम्मेलन में स्थापना किया गया था। एक IMF की, दूसरा IBRD की, और यही IBRD को क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक। तीसरा आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको पहले क्या नाम से जानते थे, GATT। यही क्वेश्चन आपका एग्जाम JPSC में पूछा गया था। चौथा ऑप्शन आपको दे दिया था शायद संयुक्त राष्ट्र, तो ये टिक करके आना चाहिए था कि ये ब्रेटन वुड सम्मेलन से संबंध नहीं रखता था। ठीक है, ब्रेटन वुड सम्मेलन जो हुआ था, ये 3 संस्था का यहाँ पे इन्होंने क्या रखा था, उपज रखा था, या फिर इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है भाई, यहाँ पर क्लियर है। अब बात करते हैं, देखिए वर्ल्ड बैंक क्या है। वर्ल्ड बैंक मेनली बात कर ले तो कई संस्थाओं का सदस्य है ये। ठीक है, ब्रेटन वुड क्या है, कई संस्थाओं का सदस्य है, एक समूह है, एक समूह है, कई संस्थाओं का एक समूह है, इसलिए इसको हम कहते हैं विश्व बैंक समूह भी कहा जाता है वर्ल्ड बैंक को। ठीक है, वर्ल्ड बैंक समूह के नाम से हम जानते हैं, और ये मेनली जो होते हैं कई संस्थाओं का सदस्य है। ये मेनली टोटल बात कर ले तो टोटल 5 सदस्य है, 5 सदस्यों का ग्रुप है। 5 इसमें पूछा जाएगा, पांचों का पांचों नाम आपको याद रखना, कौन कौन इसके समूह में आते हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, WBG बोलते हैं इसको। वर्ल्ड बैंक समूह में कौन कौन से 5 इसके ग्रुप में कौन कौन है, तो पहला आपका क्या होगा, IBRD। ठीक है, यही IBRD को क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। दूसरा आपका IMF आपको याद रखना है, IMF बोल रहा हूँ, IFC। ठीक है, IFC इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। पूछा जाएगा भारत इसकी सदस्यता कब बना था, तो 1956 में। ठीक है, 1956 में। नेक्स्ट तीसरा जो है आपका IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, भारत इसकी सदस्यता कब लिया था, 1960 में। इसकी सदस्य कब लिया, 1956 में। उसके बाद चौथा जो इसका सदस्य है इसके ग्रुप में, वो कौन है, ICSID। इसकी सदस्यता भारत ने नहीं लिया। ठीक है, भारत मतलब खैर ये छोड़िए, ICSID का फुल फॉर्म देख लीजिए, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर नहीं। और अंतिम जो इस ग्रुप का सदस्य है वो है MIGA, MIGA। MIGA का फुल फॉर्म भी याद रखना है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मतलब क्या बोला, देखिए मैंने बोला ये कि वर्ल्ड बैंक कई संस्थाओं का एक समूह है। वर्ल्ड बैंक बोले तो IBRD। ब्रेटन वुड सम्मेलन ने 3 संस्थाओं की स्थापना की थी, IMF, IBRD, और एक था WTO को ही कहते हैं गेट। वर्ल्ड बैंक कौन कौन कितने सदस्यों का समूह है, तो 5 सदस्यों का समूह है। एक आपका हो गया IBRD, मैंने बता दिया। दूसरा है IFC, तीसरा है आपका IDA, चौथा है आपका ICSID, पांचवा है MIGA। ठीक है, एकदम फुल फॉर्म के साथ मैंने बता दिया है।
इसके भारत सदस्य हैं, कौन इसके सदस्य नहीं है, कब भारत ने इसकी सदस्यता ली, आईएफसी की 1956 में और 1960 में आईडीए की सदस्यता ली थी। ठीक है मेरे भाई, इतना क्लियर है। अब आपसे पूछेगा कि कोई भी देश अगर वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनना चाहता है तो उसको सबसे पहले किसकी सदस्यता लेनी होगी, तो याद रखना दो, एक तो उसको आईएमएफ की सबसे पहले सदस्यता लेनी होगी, इसमें टोटल कितने मेंबर है, 189 मेंबर है, और उसको आपको किसकी सदस्यता लेनी पड़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय आईएफसी की, जो वर्ल्ड ग्रुप समूह का सदस्य है। ठीक है, आईएफसी कोई भी जैसे भारत अगर चाहता है वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनना चाहता है तो सबसे पहले इसकी सदस्यता भारत को लेना होगा और आईएमएफ की सदस्यता लेना होगा, तब जाके ये इस वर्ल्ड बैंक की सदस्यता ले सकता है। ठीक है, तो ये सवाल आपसे पूछता है बार बार। अब एक चीज़ आपको समझ डाउट आ रहा होगा कि ये आईएमएफ और कहाँ गया, ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में क्या अंतर, सिंपल सा अंतर है। वर्ल्ड बैंक जो है आपका आपकी जो भी नीति सुधार के लिए जो कार्यक्रम आयोजन की जाती है, जो परियोजनाएं चलाते हैं, उसके लिए ये क्या करता है, लोन देता है, ऋण देता है विकासशील देश को। ठीक है, लेकिन आईएमएफ क्या करता है कि जो नीति सुधार कार्यक्रम है उनके लिए केवल, कोई परियोजनाओं के लिए ऋण नहीं देता है, और ये जो होता है केवल विकासशील देश को देता है, कोई गरीब देश को लोन नहीं देता। लेकिन आईएमएफ जो होता है गरीब देश को भी देता है, विकासशील देश को भी देता है। आपको पता है विकासशील देश, भारत भी एक विकासशील देश ही है। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से जो सवाल बन सकते हैं तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी है भाई। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, जितने फैक्ट मुझे बताने थे आई थिंक मैंने कर दिए यहाँ पे, इस यहाँ से अब आपके सवाल नहीं छूटेंगे। आगे बढ़ते हैं अब, चलिए आगे। यहाँ पे आपको इतना क्लियर हो गया, न्यूयॉर्क क्लियर हो गया होगा आपको, कॉर्क से किसका, एक तो बच्चा बाल का विकास करना है, यूएनओ हो गया, जान बचाने के लिए मौसम अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, श्रम करेंगे, अंक आएगा, शरणार्थी करोगे, मानव का अधिकार होगा, रेड क्रॉस, और एक होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, गेट के नाम से जानते हैं। पैसे की जितनी आए, आईबीआरडी को ही विश्व बैंक भी कहते हैं, और इसकी स्थापना कब हुई, 1944 में हुई। वर्ल्ड बैंक में ये क्या है, एक क्या है आपका ग्रुप है, क्या चीज़ का ग्रुप है, कई संस्थाओं का एक ग्रुप है ये, जिसमें कितने हैं, 5 है। 5 में मैंने पाँचों का नाम बताया है, भारत उनमें से 2 की सदस्यता रखा है, आईबीआरडी, आईएफसी का और आईडीए का, 1956 1960। ठीक है, ये केवल विकासशील देशों को लोन देता है, आईएमएफ गरीब देशों को भी लोन देता है, ऋण देता है उसके विकास के लिए, जो भी कोई भी अगर वो अपने नीति कोई भी कार्यक्रम अगर वो चलाए हैं सुधार अपने देश को सुधार करने के लिए, तो उसको अगर ऋण की जरूरत है, भारत को कोई सुधार करनी है उसके लिए ऋण की जरूरत है, तो वो आईएमएफ से ऋण ले सकता है। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था, 1944 में, 1 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक। इन्होंने 3 संस्थाओं की स्थापना की थी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन ने, आईएमएफ की, आईबीआरडी की, डब्ल्यूटीओ की क्या नाम से जानते हैं, गैट के नाम से, GATT। ये दोनों संस्थाओं क्या कहा जाता है, जुड़वां संस्था भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करेंगे फ्रांस में कौन कौन सा संस्था है। ठीक है, यूनेस्को, फुल फॉर्म रट लीजिए, यूनेस्को को भी याद करना होगा, कौन इनके चेयरमैन या प्रेसिडेंट जो भी होंगे अभी आपको याद करना होगा, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो सी से आपको क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, तो चिल्ड्रन बहुत कोई लोग टिक कर देते हैं, तो बहुत लोग आप खैर जो भी टिक करें, लेकिन आपको टिक करना है कल्चर। ठीक है, संस्कृति। ठीक है, जो भी नेशन लेवल पे आपका एजुकेशन का हो, साइंटिफिक साइंस के क्षेत्र में, वैज्ञानिक के विज्ञान के क्षेत्र में, कल्चर को के लिए एक संस्था यूनाइटेड नेशन ने बनाई थी, यूनेस्को। उसके बाद इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में। इंटरपोल और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की कहाँ है, तो पेरिस और फ्रांस में। अब देखिए जिनेवा जो इतना छोटा सा कंट्री था, देखिए कितना 8-9 देश संस्थाओं का यहाँ पे मुख्यालय है, और बाकी देखिए इतना बड़ा बड़ा देश होने के बाद भी 1-2 वहाँ पे हेडक्वार्टर है। अब कैसे याद करें, यूनेस्को कस के, ठीक है, देखिए पोल जो होता है ना गोल होता है, खगोलीय गोलीय, खगोलीय में गोल आता है, इसलिए कस के पोल को, ठीक है, कस के, यूनेस्को में कस के, ठीक है, कस के पोल को पकड़ना भाई, पकड़ना नहीं तो फंस जाओगे। पोल जो होता है गोल होता है, इसलिए कस के पकड़ना नहीं तो फंस जाओगे, तुम्हारा पैर जो है फंस जाएगा, फ्रांस से फंस जाएगा। ठीक है, तो फ्रांस समझ रहे हो, फ्रांस पेरिस समझ में आ रहा है, फ्रांस की राजधानी पेरिस। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको याद करना है ऑस्ट्रिया वियना में, कहाँ, ऑस्ट्रिया वियना भी आपको याद आ रहा होगा कहाँ पे है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, ओपेक में आपका जो फुल फॉर्म याद करना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। इसको कैसे याद करेंगे ये भी समझिए। देखिए आपको पेड़ पे चढ़ना है, एक बार तो आपको पेड़ पे कैसे चढ़ना, पैदल चढ़ना है, और एक बार आपको गाड़ी से चढ़ाना है, पेड़ में गाड़ी को चढ़ाना है। तो आप अपने आप को पेड़ में चढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और पेड़ को चढ़ाने के लिए पेट्रोल चाहिए, बस काम खत्म। जहाँ देखें ओपेक का नाम आया,
पेट्रोलियम तो ट्री, ऑस्ट्रिया मतलब ट्री, ऑस्ट्रिया वियना राजधानी है। तो ये दोनों क्लियर हो गया मेरे भाई, ठीक है। ओपेक से आपका एक सवाल और बनता है, ओपेक में पूछा जाएगा यूएसए और यूरोप इसका सदस्य है या नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये मेनली जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था कि जितने भी पेट्रोलियम कंट्री है, मतलब पेट्रोल का जो निर्माण करते हैं, उत्पादन करता है, वो सारे देशों ने मिल करके एक संस्था बनाई थी ओपेक की, ताकि कि कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है और या फिर इन देशों के ऊपर कोई भी ऐसी सिचुएशन आए या कोई भी वार हो जाए, कोई भी इन पर आक्रमण करे, तो ये एकजुटता दिखा करके पेट्रोल के दाम को या तो हाइक कर देंगे या फिर जो भी पेट्रोल का प्राइस होंगे ये सारे देश मिल करके डिसाइड करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई देश अगर कम पे बेचने लगेगा तो भाई सब कोई देश आकर इनसे ही लेंगे, तो नहीं, एक ऐसा रेट फिक्स किया जाएगा ताकि कि मोनोपोली सबकी बनी रहे। लेकिन अमेरिका भी देखिए पेट्रोलियम के उत्पादन करता है, लेकिन वो इसका सदस्यता नहीं लिया है, ठीक है। तो आपसे पूछता है बार बार कि ओपेक में अमेरिका शामिल है या नहीं, बहुत लोग टिक करते हैं कि पेट्रोलियम है ये संस्था, तो ये अमेरिका भी होगा। तो यूएसए और यूरोप का एक भी देश इसकी सदस्यता नहीं है, ठीक है। जितने भी पेट्रोलियम के निर्यात करते हैं वे सभी देश के ये एक ग्रुप है। कब हुआ, बना था तो 1960 में बना था, हेडक्वार्टर मैंने बता दिया। टोटल मेंबर कितने हैं, तो टोटल मेंबर इनके 14 हैं, ठीक है, ठीक है, टोटल मेंबर 14 है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि अभी आपको ये याद रखना होगा, क्या याद रखना होगा कि 2019 में सदस्यता किसने त्यागा था इस ओपेक से, तो आपको क्या नाम बताना होगा, जो आपका कतर है, ठीक है। तो कतर ने इसकी सदस्यता त्याग दिया, तो टोटल कितने बचे, टोटल 13 देश बचे हैं इसकी सदस्यता में। एशिया के टोटल 5 देश है, 5 देश में कतर ने इसका त्याग दिया सदस्यता। सऊदी अरब है, यूएई है, ईरान है, इराक है और कुवैत है। अफ्रीका के 7 देश हैं इसके सदस्य, और दक्षिण अमेरिका के 2 देश हैं, इक्वाडोर और वेनेजुएला, ठीक है। तो देखिए ये सब देश ज्वाइन करते हैं भी हैं, लीव भी करते हैं, ऐसा कोई नहीं है सिस्टम, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कतर ने इसको अभी यहाँ से त्याग दिया है, इस सदस्यता छोड़ दिया, तो फिर आकर के ये सदस्यता को ले भी लेता है, ठीक है। कुछ भी मुठभेड़ होती है, कभी भी अगर इन दोनों देश के बीच में कुछ भी विवाद होता है तो वो इस सदस्यता को त्याग देता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो खैर याद रखना 1960 में इसकी स्टैब्लिशमेंट टोटल 14 है, 14 में से एक त्याग दिया, किसने, कतर, ये पूछेगा। अब ये सब पूछना आपको याद रखना, ये ओपेक का भी जो प्रेजेंटली कहाँ पे सम्मेलन हुआ, ठीक है भाई। जकार्ता इंडोनेशिया में, आपको ये याद करना होगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया में। एशियन याद रखना एकदम, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में, ये दोनों का याद रखना है। लंदन और ब्रिटेन वाला भी आपको याद करना होगा, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, सागरीय संगठन लंदन में। राष्ट्र कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर लंदन में पूछा गया बहुत बार। और राष्ट्रमंडल के बारे में आप देख लीजिएगा एक बार, अभी करंट अफेयर में। बाफ्ता का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लंदन में है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मैंने बता दिया, हेग नीदरलैंड में। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ बीजिंग चाइना, ठीक है, बीजिंग चाइना में है, ठीक है, ये भी आपको देख लेना है, बीजिंग चाइना में। और आपका नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ब्रसल्स बेल्जियम में है। और इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए नाटो से आपको पूछा जाएगा कि उत्तर अमेरिका मेनली कौन कौन से महादेश के देश इसमें शामिल है, तो उत्तरी अमेरिका और यूरोप महादेश के देश इसमें शामिल है, ठीक है। और इसमें टोटल मेंबर कितने हैं, तो 30 मेंबर इनके है, ठीक है, टोटल 30 देश इसके सदस्य हैं। और 30वां देश कौन था, तो मैसेडोनिया था, ठीक है। यूरोपियन संघ, ब्रसल्स और बेल्जियम, यूरोपियन संघ के जो हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रसल्स बेल्जियम में है, ब्रसल्स बेल्जियम में है, ठीक है। पूरे यूरोप के देश ने मिलकर एक यूरोपियन संघ बनाया था, ठीक है, ये यूरोपीय यही देश के ये देशों के संगठन है जो पूरे यूरोप के देश ने मिलकर के बनाया यूरोपियन संघ। और क्यों बनाया था, तो अमेरिका बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए या फिर उनके पावरफुल यूरोप में भी बढ़ने लगे, तो इसके कारण इसने अपने सही देशों ने मिल करके संगठन बना लिया, ताकि कुछ भी ऐसे सिचुएशन आए तो वो अमेरिका को काउंटर अटैक कर सके, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ, ब्रसल्स बेल्जियम में। हेडक्वार्टर इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, तो 93 में हुआ है। और बाकी वर्तमान में अभी जो है 27 सदस्य हैं, और यूनाइटेड किंगडम भी इसका सदस्य था, लेकिन वो क्या किया था, इसकी सदस्यता छोड़ दिया था। क्योंकि मेनली क्या होता है ना, देखिए सदस्यता जब आप ले लेते हो तो आप दो देशों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाना है। अगर हम आपके साथ व्यापार भी कर रहे हैं तो आप हमें कुछ टैक्स रिबेट कर दे रहे हैं या टैक्स फ्री कर दे रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जब आप सदस्यता ले लेते हैं, तो ठीक है मेरे भाई। बाकी इधर हो गया सारा चीज़, ठीक है। अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है ये भी देख लेना है आपको, ठीक। नेक्स्ट,
आपका ब्रिक्स को देखना है, ठीक है। ब्रिक्स में आपका याद हो गया ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसके सदस्य हैं। शंघाई चीन में हेडक्वार्टर है। बिम्स्टेक के बारे में मैंने बताया था एनटीपीसी CBT 1 का पेपर में, और भी एक चीज़ मैंने बताया उसमें कौन कौन से इसके सदस्य हैं। बाकी इसका हेडक्वार्टर देख लीजिए, ढाका में है, और ये 28वां मैंने करा दिया। एक है यूनिटार, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये भी आपका कहाँ है, जेनेवा में। तो ये भी देखिए 10 हेडक्वार्टर मैंने करा दिया जेनेवा में। तो बाकी इससे बाहर आपका सवाल नहीं छूटेगा। एक चीज़ आपको और मैं बता दूं, एक और सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए एक और सवाल आपसे पूछा जाता है, क्या, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष कहाँ, ठीक है। तो ये कहाँ है, रोम है, ठीक है, रोम में। तो देखिए रोम में 3 याद रखना है आपको, रोम में, ठीक है, रोम यानी कि इटली, ठीक है, रोम बोले तो इटली। यहाँ पे 3 है, एक है आपका IAFO, और एक है आपका WFP, और एक है आपका अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष लिख लीजिए। अब कैसे याद रखेंगे, देखिए इसका फुल फॉर्म देखिए अभी ट्रिक के माध्यम से याद करवाएंगे, ठीक है। इंटरनेशनल एग्रीकल्चर फूड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य कृषि संगठन। तो और इधर आपका क्या है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और यहाँ पे कृषि, यहाँ पे देखिए फूड, और यहाँ पे देखिए फूड। तो कृषि क्या करता है आपके लिए, फूड, खाना के लिए खेती करता है, फूड है। और इटली क्या है, इटली आपका तो एक फूड ही है, इटली और रोम में इसका हेडक्वार्टर है, क्लियर है। तो इटली रोम में आपको 3 याद रखना है, एक है IFO, और एक आपको याद रखना है WFP, और एक आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, ठीक है। बस कृषि ने फूड के लिए, ठीक है, कृषि खेती करते हैं फूड के लिए, और ये फूड क्या है आपका, इटली ही तो देश का ऐसा नाम है जिसमें फूड आपको मिलता है, ठीक है मेरे भाई। और एक आपको याद रखना है UPU, ये सब पूछा गया सवाल आपके एग्जाम में। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये कहाँ, बर्न कहाँ है आपका, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में ही बर्न है। तो अब कैसे याद करो, पोस्टल मतलब क्या, पोस्ट ऑफिस। और देखिए पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टमैन आते हैं, बिल्कुल धूप में भी आपका पोस्ट डाकिया वाला आपको क्या करते हैं, लेटर देता है, पूरा धूप में जलते हुए, बर्न होते हुए, बर्न स्विट्ज़रलैंड, ऐसे याद रखेंगे। देखिए जो चीज़ें अभी मैं लिख के बताया वो नोट्स में आपको मिल जाएगा, PDF में जब आपको दूंगा, ठीक है। तो बाकी ये आपका कवर हो गया पूरा। अब नाटो वगैरह थोड़ा सा देख लीजिए। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अमेरिका और यूरोप महादेश के ही देश शामिल इसमें। रूस, समाजवादी, ये सब विचारधारा मैंने बता दिया। इस्टेब्लिशमेंट ईयर, ये सब मैंने आपको बोल दिया। यूरोपियन यूनियन जो था क्या, अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए बनाया गया था। मेन इसके जो भी चीज़ें हैं, सदस्य वगैरह मैंने बता दिया। ये देख लीजिए, एक नाफ्ता मैंने नहीं बताया, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके तीनों सदस्य कौन कौन से हैं, तो कनाडा, USA, मैक्सिको। ये BPSC में पूछा गया सवाल था। चौथा दे दिया था ऑप्शन, पूछा गया था कि कौन सा देश इनमें से कोई नहीं, मतलब 5 ऑप्शन रहते ना वहाँ पे। तो कनाडा, USA और मैक्सिको, जो मैंने 3 मैप में बताया था, इसीलिए बताया था, USA, कनाडा और मैक्सिको, ये तीनों मिल करके एक नाफ्ता संगठन बनाया है, नॉर्थ अटलांटिक अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब ये तीनों देश में ट्रेडिंग में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, फ्री होकर के ट्रेड कर सकती है, 1944 में। ओपेक मैंने बता दिया, बाकी सारी चीज़ें वही जो मैंने बताया यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई है, बाकी ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। एशियन भी मैंने करवा दिया, जकार्ता, इंडोनेशिया वगैरह सारी चीज़ें। एक सार्क देख लीजिए, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये फुल फॉर्म है। और इसके मेंबर कौन है, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है। केवल चीन पड़ोसी देश को नहीं रखते हैं, बाकी सारा कोई इसके जो है मेंबर हैं। टोटल 8 मेंबर हैं। चीन के अगेंस्ट के लिए अपने पड़ोस में अच्छे रिलेशन बनाने के लिए संगठन बनाया गया है। स्टैब्लिशमेंट ईयर आपसे पूछता है 1985 में, हेडक्वार्टर काठमांडू। पहला सम्मेलन 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है, ढाका बांग्लादेश में हुआ था। बाकी क्लियर है भाई, इससे बाहर आपको कोई भी चीज़ नहीं जाएगा। पूरा का पूरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट है इधर मेरे तरफ से। बाकी अब आप कर लीजिए, और बाकी जो चीज़ें मैंने बताया है नोट डाउन करने के लिए कर लीजिएगा। बाकी PDF तो मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और आई होप मैंने पूरी कोशिश की अच्छे से डिलीवर करने के लिए, कहीं भी कोई पॉइंट छूट ना सके। 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, 2 बार वीडियो देखिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।